अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस elasticity. In this chapter I am again repeating, we shall discuss elasticity, viscosity, surface tension, एंड सो मनी थिंग्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटेड विथ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, एसोसिएटेड विथ all the three types of matter. That is solid, liquid and gas. Viscosity is associated with only what fluids, only with fluids, that is liquid and gas or water vapor. जो वाटर वेपर्स हैं उनको भी, वेपर्स जो होते हैं उनको भी हम कहते हैं फ्लूइड्स। एंड सरफेस टेंशन इज ओनली प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ लिक्विड्स। इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले डिटेल्ड विस्कोसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, इन तीनों प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? सबसे पहले इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज एसोसिएटेड विथ ऑल द three types of matter, that is solid, liquid and gas. What does elasticity? Before discussing elasticity, I am going to discuss what is rigid body. Rigid body हम किसको कहेंगे? ठीक है, रिजिड अगर हम ऐसे देखेंगे एक मजबूत बॉडी, तो मजबूत बॉडी क्या होती है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मेरे पास ये एक कॉपी है, क्या है बेटा? कॉपी। ये कॉपी अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे ये कुछ मटेरियल्स की बनी होगी, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बनी होगी। तो अगर मैं इसकी शेप यहां पे बनाऊं, दिस माय कॉपी, ये मेरी कॉपी है, ये कॉपी कुछ मटेरियल्स की बनी है। उन मटेरियल्स को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, मैं कहूंगा ये इन मटेरियल्स की ये कॉपी बनी है। अगर ये इन मटेरियल्स या इन एटम्स की बनी है, तो अगर मैं इस कॉपी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, मैं यहां से इसको लगा रहा हूं फोर्स। क्या लगा रहा हूं? फोर्स। ठीक है, तो मैं यहां से इसको लगा रहा हूं फोर्स, या मैं इस कॉपी को किसी भी डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं? फोर्स। ये फोर्स चाहता क्या है? ये फोर्स क्या करना चाहता है? ये काम करना चाहता है जो इसकी एक शेप है, जो इस कॉपी की, जो इस नोटबुक की अपनी एक शेप है, एक शक्ल है, ये इस शक्ल को चेंज करना चाहता है, डिफॉर्म करना चाहता है। इस फोर्स का नाम दिया गया है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम दिया गया है? Deforming force. Why? Because it wants to change its shape, its size, its configuration. ठीक है, इसके शेप को चेंज करना चाहता है, या इसके साइज को चेंज करना चाहता है, या इसकी किसी और इंटर एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करना चाहता है। तो इस फोर्स को हमने नाम दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी गुड। तो इसी के साथ जिस किसी डायरेक्शन में भी मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, चाहे इधर से लगाऊं, चाहे यहां से लगाऊं, चाहे यहां से, इस फोर्स को मैं बोलता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ये क्या काम करना चाहता है? ये इसकी शेप को चेंज करना चाहता है। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी मैं इस मॉलिक्यूल ए को, इस मॉलिक्यूल बी को, फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी ए मॉलिक्यूल वहीं पे है, बी मॉलिक्यूल वहीं पे है,
अगर इनकी रिलेटिव पोजीशन में चेंजेस नहीं आई, अगर इनके रिलेटिव पोजीशंस में क्या चेंजेस नहीं आई, जब हमने क्या इन पे लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं बेटा लोगों डिफॉर्मिंग, सॉरी ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है मुझे बताइए, बोलो बेटा रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में लिखूंगा, a body is said to be rigid, a body is said to be rigid, said to be rigid if the relative position, if the relative position between its molecules या between its particles, between its particles do not change, do not change। हाँ, जब भी इनके बीच में बेटा क्या एटॉमिक जो इनकी पोजीशंस थी, रिलेटिव पोजीशंस इन पार्टिकल्स बीच में वो चेंज नहीं होगी, लेकिन कब, when deforming force, when deforming force is applied, is, तो ये रही डेफिनेशन रिजिड बॉडी की। इसकी जो और एक डेफिनेशन भी इसकी है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ हैज डेफिनेट शेप, अगर इसको क्या होगी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम अगर एक बॉडी की है उसको हम बोलते हैं रिजिड। नो बॉडी इज आइडियल रिजिड, इस दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है अगर हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, लगाते जाएंगे, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है कि उसके इंटर पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो लाई करती हैं वेरी क्लोज टू द रिजिड बॉडी, जो बहुत ही नजदीक रिजिड बॉडी को लाई करती हैं, दैट इज डायमंड। इसकी एग्जांपल अगर देखेंगे, डायमंड एक रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नियरेस्ट अप्रोच है, ये नजदीक इसको अप्रोच कर रही है, यानी कि नजदीक ही इस रिजिड बॉडी को है, लेकिन है नहीं, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है, ये भी आप नोट कर सकते हो, देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो अब इसके बाद ये तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट हुआ, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। इलास्टिसिटी को समझने के लिए, ठीक है, तो हम इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, जब आप बेटा आगे क्लासेस पढ़ने जाओगे, वहां पे आप पढ़ोगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, तो जितने भी मटेरियल्स हम बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रूफ्स बनाते हैं, ठीक है बेटा, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उनको हम कितना लोड लगाएंगे, कितना उन पे फोर्स लगाएंगे ताकि वो डिफॉर्म ना हो, उनकी शेप चेंज ना हो, कितना, अगर हमने एक ब्रिज बनाया, ये ब्रिज बनाया, इस ब्रिज पे हम ऊपर से कितना लोड लगाएंगे, कितनी बड़ी गाड़ी इस पे से पार हो सकती है, कब ये कोलैप्स हो जाएगा, कब ये टूट जाएगा, कब ये बेंड हो जाएगा, ये सारी चीजें हम तब कह सकते हैं, ये सारी चीजें हम तब बता सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब हमें पता होगा कि व्हाट इज सिट्रस, व्हाट इज सिट्रेन, व्हाट इज यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्कस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो चीजें हम तब कह सकते हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए ब्रिजेस में कैसे यूज करेंगे, फ्लाईओवर्स में, मटेरियल में, रूफ्स में, बाकी सारी चीजों में, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलास्टिसिटी। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी हमारा टॉपिक रहेगा। इस इलास्टिसिटी को जो ये इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी होती क्या है, इलास्टिसिटी को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा एक मॉडल, दैट मॉडल इज नोन एज स्प्रिंग बॉल मॉडल, दैट इज नोन एज स्प्रिंग बॉल मॉडल। ये स्प्रिंग बॉल मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बॉल मॉडल को समझना,
ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग बोर्ड मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल कहता क्या है सर? स्प्रिंग बॉल मॉडल कहता है अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये डस्टर मेरे पास है, अगर हम इस डस्टर को माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो अंदर से मुझे ये दिखेगा या तो ये एटम का बना होगा या तो ये मॉलिक्यूल का बना होगा। तो मैं इसी की शेप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना के दूंगा तो वहां पे मुझे पता चलता है यहां पे होता है एक एटम, यहां पे होता है फॉर एग्जांपल दूसरा एटम, यहां पे होता है बेटा लोगो तीसरा एटम, इसके नीचे है और एक एटम, यहां पे है और एक एटम, यहां पे है और एक एटम, ये और एक एटम है, ये और एक एटम है, ये और एक एटम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक एटम में मान लेता हूं, यहाँ पे और एक एटम में मान लेता हूं, यहाँ पे और एक एटम है, तो यहाँ पे और एक एटम में मान लेता हूं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं और एक एटम। तो ये मैंने कैसे बना दिया आप देख सकते हो। इस एटम और इस एटम के बीच एक स्प्रिंग जैसी कंसीडर की गई है। दिस इज स्प्रिंग बिटवीन दीज टू एटम्स। इन एटम्स को आपस में बांध के रखा है एक स्प्रिंग ने। ये जो स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो बॉल है, दिस बॉल रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल। हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम को। और इस स्प्रिंग इस एटम और इस एटम के बीच में और एक स्प्रिंग आ गई, इन्होंने इन दोनों को बांध के रखा है। इन दोनों को भी ऐसे ही बेटा बांध के रखा है एक स्प्रिंग ने, वैसे ही इन दोनों को भी स्प्रिंग ने बांध के रखा है। इस स्प्रिंग ने भी इनको बांध के रखा है। हर साइड से आप देखोगे कि एक स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो पहले मैं इसको ड्रा करूंगा। ऐसे ही ये 3D शेप है क्योंकि इसको हर एक साइड से एक एटम या मॉलिक्यूल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ब्लैक डॉट्स। इन दिस डायग्राम these black dots, black balls represents atoms or molecules. These springs represents intermolecular force, the force between these two atoms. अब देखो, जो कोई भी एटम इसमें होता है, मान लीजिए ये वाला एक एटम है, इस एटम को हर एक साइड से फोर्स लग रहा है, ये भी इसको, ये स्प्रिंग भी, ये मॉलिक्यूल भी इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल भी इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है, और इसको ये वाला मॉलिक्यूल भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है। और इसी जस्ट वेट, हाँ, और इसी एटम को, इसी मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल यहां से होगा और एक पीछे साइड से होगा। मान लो कि यहां से एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या काम करेगा? वो भी इसको अपना एक फोर्स यहां से लगाएगा, है ना। ऐसे ये होगा रियलिटी में, ऐसे होगा रियलिटी में, होगा ना बेटा। हर साइड से इस मॉलिक्यूल को फोर्स लग रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये इनिशियली है इन इक्विलिब्रियम। किसमें है? इन इक्विलिब्रियम। उसका मतलब यह हुआ कि जो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद अगर मैं ये तो रियलिटी में क्या था? ये तो रियलिटी में डस्टर था। इसी को मैंने माइक्रोस्कोप पे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इसकी शेप ऐसी बन गई। जब ऐसी इसकी शेप बन गई, अब अगर मैं इसको बाहर से कोई भी फोर्स लगाऊंगा, मैं इसको यहां से खींचने की कोशिश करूंगा, यहां से खींचने की कोशिश करूंगा, यहां से खींचने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वो जो मैं फोर्स इसको लगा रहा हूं, किसी भी एंड से, किसी भी तरीके से, उसका नाम हमने ऑलरेडी दिया। उसका नाम क्या है बच्चा लोगों? उसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। उसका नाम क्या है माय डियर डॉक्टर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। उसकी वजह से डिफॉर्म होने लगता है। लेकिन
जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ये स्वेटर है, मैंने इसको खींचा, ये लंबी हो गई, मैंने छोड़ा तो ये फिर से वापस आ जाती है। ठीक है बेटा, वो जो प्रॉपर्टी एक मटेरियल के पास होती है, आप स्प्रिंग को कंसीडर करो, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या जैसे होती है, स्प्रिंग। हाँ, जब मैं इसको फोर्स लगाता हूं, सारे डिफॉर्मिंग फोर्स, जब मैं इसको लगाता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं, ये पहले ऐसे बनती है जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ा तो ये फिर से आई वापस अपनी शेप में। ये जो प्रॉपर्टी होती है इस मटेरियल की, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करते हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को लीव छोड़ देते हैं, ये फिर वापस आता है अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल साइज में, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बेटा यहां तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो स्प्रिंग बॉल मॉडल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले स्प्रिंग बॉल मॉडल को हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, स्प्रिंग बॉल मॉडल, नोट डाउन स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल क्या होता है, इसको अब हम इंग्लिश में लिखेंगे। यहां तक हमने समझा। अब देखिए, अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है। लिखो इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल बॉडी की, इस सॉलिड बॉडी की, जब हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ देते हैं, ये जब वापस आ जाता है, रिगेन करता है इट इज ओरिजिनल शेप और साइज, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, of a body by virtue of which it regain its original shape, size or कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वापस आएगी। मैं आपको समझाऊंगा, ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ली एक बॉल, ठीक है, इस बॉल को मैंने यहां से लगाया फोर्स, दैट फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स। जब मैं उस बॉल को डिफॉर्मिंग फोर्स दूं, वो थोड़ा ऐसे हो जाती है अंदर की ओर, जब मैं उसको छोड़ देता हूं वो वापस अपने शेप में आ जाती है। वो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो पहले जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो ऐसे हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। हाँ, यानी कि दूसरी चीज, जब कोई अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इलास्टिक लिया, रबर बैंड लिया, उस रबर बैंड की ओरिजिनल लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, मैंने यहां से फोर्स लगाया, फोर्स होने के बाद इसकी लेंथ बढ़ गई, मैंने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, ये फिर से आ गई अपने ओरिजिनल 15 सेंटीमीटर में, तो ओरिजिनल शेप में आ गई। अब तो रह गई बात कॉन्फ़िगरेशन में। देखो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन इज अ वर्सटाइल वर्ड। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट वेट, कॉन्फ़िगरेशन एक वर्सटाइल वर्ड होता है। रियलिटी में चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे एरिया हो, इन तीनों को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर मैंने लिया, आप ऐसे समझो, मैंने लिया फॉर एग्जांपल शुगर कैन। शुगर कैन जो होता है वो ऐसे एक स्टिक जैसी होती है। इस स्टिक, ये तो मॉलिक्यूल की बनी है, ये 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स में ले लेता हूं। इस मॉलिक्यूल के ऊपर और 4 हैं, 1 2 3 4।
यहां से मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया और ऊपर से मैंने एक डंडा इसको ऐसे लगाया, इस डंडे को मैंने मोड़ने की कोशिश की, ऐसे टर्क लगाया, टर्न करने की कोशिश की। जब मैंने टर्न करने की कोशिश की तो ये शुगर कैन ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो ये मॉलिक्यूल जो इंटर मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट था, पहले ये 4 के नीचे 4 थे, अभी ऐसे आ गए, यानी कि ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हुआ। जो ये चेंज हुआ ना बेटा, इसको हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं, ये फिर से वापस आ जाता है। जब ये वापस रिगेन करता है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी है, तो जो बॉडीज ये शो करती है ये प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। ठीक है बेटा। हाँ, और एक चीज देखो, इलास्टिक बॉडीज तो है ये सर, तो इसकी जो परफेक्टली कोई भी बॉडी इस दुनिया में परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। जो इसकी एग्जांपल है, जो नियरेस्ट अप्रोच है, दैट इज कॉटस फाइबर, दैट इज कॉटस फाइबर, इसकी एग्जांपल है। अब और एक आती है जिसको हम थोड़ा फोर्स लगाने के बाद वो बिल्कुल भी अपनी शेप में नहीं आ जाती हैं, टूट जाती हैं। जैसे कि हमारे पास मड होती है, ठीक है, हमारे पास कोई और चीज होती है, जब वो मड को थोड़ा बहुत खींच लेते हैं वो वहीं पे कट हो जाती है, वो वापस अपनी शेप में नहीं आ जाती हैं। उनको हम नहीं इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडीज। जस्ट प्लास्टिसिटी इज अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी में अपनी ओरिजिनल शेप में ये आ जाते थे, इसमें अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ जाते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसे ही लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it does not regain its original shape, size और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहां पे वैसे यहां पे। इसकी एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे, इसकी एग्जाम्पल बताओ बेटा, बोलो। पुट्टी, वॉल पुट्टी जो हम करते हैं बेटा, दैट इज एग्जाम्पल। वेट सॉइल, जो वेट होती हैं, गीली जो मिट्टी होती है बेटा, दैट इज एग्जाम्पल है इसकी। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी हैं प्लास्टिसिटी की, और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी कोई नहीं है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आई होगी। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं। अब हम चलेंगे बेटा अपने और एक मटेरियल की प्रॉपर्टी की ओर, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस। तो अब हम देखेंगे सिट्रस किस चीज को हम बोलेंगे बेटा। सिट्रस क्या होता है, सिट्रेन क्या होता है, सिट्रस की कितनी टाइप्स होती हैं, अब हम वो देखेंगे। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है हमारे पास कोई, तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग हम लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिट्रस। सिट्रस को हम यूजुअली सिग्मा से डिनोट करते हैं। सबसे पहले सिट्रस इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। तो सिट्रस में हम क्या करते हैं, जब हम एक बॉडी को फोर्स लगाते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हमें पता है इसका नॉमेनक्लेचर, दिस इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, इससे बचने के लिए, अपनी शेप को चेंज करने से बचने के लिए ये अंदर एक फोर्स डेवलप करेगा, दैट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। दैट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो ये मटेरियल अंदर से डेवलप करेगा इस फोर्स से बचने के लिए। ठीक है, तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर डेवलप होता है, वो जो क्या रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर डेवलप होता है इस मटेरियल के, उसको हम बोलते हैं सिट्रस। क्या बोलते हैं? सिट्रस। लेकिन अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स बनेगा ये हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल फोर्सेस। उसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मेथड। फिजिक्स में हम बहुत जगह यूज करते हैं बैलेंसिंग मेथड को। कैसे?
क्योंकि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखने के लिए हम बाहर से इसको लगाते हैं एक वेट। हमने 1 kg लगाया तो ये नहीं हिला, दैट मीन्स अंदर कितना डेवलप होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अंदर भी इतना ही फोर्स 1 kg के बराबर बना होगा। अगर मैंने 2 kg लगाया तो इसकी शेप चेंज नहीं हुई, तो अंदर भी डेवलप हुआ होगा इतना जितना 2 kg ने यहां पे बनाया होगा। तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड या कंपैरिजन मेथड, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स जितना एक इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होगा उतना ही उसके अंदर क्या फोर्स डेवलप हुआ होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा। ठीक है, चाहे अब हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया, उस चीज को हम बोलते हैं सिट्रस। तो सिट्रस है क्या, मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिट्रस में बी डिफाइंड एज, सिट्रस में बी डिफाइंड एज, बोलो बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और बोलो बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं सिट्रस। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यहां पे देख सकते हो, मैथमेटिकली अच्छे से देखना, सिट्रस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ये फोर्स दो तरीके का हो सकता है, या तो ये कौन सा फोर्स हो सकता है, या तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो सकता है, या तो रेस्टोरिंग फोर्स हो सकता है पर यूनिट एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट अब बताओ, यहां पे लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ सिट्रस इज इक्वल टू, बोलो ऊपर क्या आएगा, न्यूटन, नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बेटा, पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ सिट्रस। अब बताओ इसका सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट आएगा, ऊपर आएगा डाइन, नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट ऑफ सिट्रस। अब मुझे बताओ डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला आएगा सिट्रस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ऊपर आएगा m1 L1 t रेज़्ड पावर -2, नीचे आएगा L2, तो L2 के साथ 1 और 1 कैंसल, दिस विल बिकम m1 L रेज़्ड पावर -1 t रेज़्ड पावर -2, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर सिट्रस। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये नीट 2020 में पूछा गया था, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे डॉक्टर्स। ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट कीजिए। अब बात आई जो हमारे पास सिट्रस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती हैं, टेंसर होती हैं और कोई, जिससे टेंसर क्वांटिटी। वाई, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूलर को हर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, देयरफॉर सिट्रस इज अ टेंसर क्वांटिटी, या खुद नोट कीजिए सिट्रस इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब लिखो टाइप्स ऑफ सिट्रसेस, टाइप्स ऑफ सिट्रस। सबसे पहला टाइप जो है, देखो बेटा यहां पे एक चीज क्लियर कट याद होनी चाहिए, जब भी टाइप्स ऑफ सिट्रस की बात आएगी, कोई भी सिट्रस हो उसका फार्मूला ऑलवेज रहेगा फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कोई भी सिट्रस, फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो टाइप्स ऑफ सिट्रस की बात करेंगे, सबसे पहला टाइप जो रहेगा दैट इज नॉर्मल सिट्रस। पहला टाइप लिखो यहां पे, नॉर्मल सिट्रस। नॉर्मल सिट्रस का नाम आया ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स कहां से लग रहा है उसी पे आया है नॉर्मल सिट्रस का नाम। मान लो अगर ये मेरी बॉडी है, इसको सिट्रस लग रहा है यहां से मैं रस्सी लगा के इसको खींच रहा है, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसको परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिट्रस। ठीक है, नॉर्मल सिट्रस क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, बिल्कुल, बट दैट फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
फोर्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पे मैं लिखूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स should be normal to the area, normal to the area of cross section, area of cross section। इसमें कितने केसेस हैं? इसमें हैं 2 केसेस। अगर नॉर्मल लग रहा है, एक तो मैं इलास्टिक बैंड को यहां से लगा सकता हूं और यहां से लगा सकता हूं, उसको बोलेंगे टेंसाइल। टेंसाइल मीन्स अगर आप एक बैंड को नॉर्मल सिट्रस तो लगा रहे हो, या तो एक तो यहां से एक तो यहां से, उसको बोलेंगे बेटा टेंसाइल। जब इसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ होगा, जब बेटा यहां से लग रहा होगा नॉर्मली और यहां से, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल। तो नॉर्मल सिट्रस के 2 टाइप्स हैं, एक को बोलेंगे टेंसाइल, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलेंगे? फिर से नॉर्मल लग रहा है, ये पेन है, इस पे फिर से नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे भी नीचे से ऊपर की ओर ऐसे दबा रहा है इसको बोलेंगे कंप्रेसिव। हाँ, एक तो टेंसाइल और दूसरा है कंप्रेसिव। Tensile and compressive stresses both are types of normal stresses, लेकिन कंप्रेसिव में क्या होगा? नॉर्मली होगा लेकिन इनवर्ड्स, अंदर की ओर जो लगेगा, जिसमें लेंथ डिक्रीज हुई होगी, उसको बताएंगे हम कंप्रेसिव। इसको भी नोट कीजिए। और एक टाइप जो इसको है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। अगर मेरे पास एक चाक का डिब्बा है, ऐसे मान लो एक डिब्बा है मेरे पास चाक का, मैंने यहां से उसको टेंजेंशियली फोर्स लगाया, ऐसे चेयर में देखने को मिलेगा टर्बाइनस में, वहां पे हम लगाते हैं ऐसे टेंजेंशियली। यहां चाक के डिब्बे को ऐसे फोर्स लगाया, जब मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया तो ये नीचे से फिक्स्ड है, मैंने किसी से इसको चिपकाया है, इस फ्लोर से ऊपर से इसकी शेप थोड़ी चेंज हुई है, यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। ये जो फोर्स मैंने टेंजेंशियली लगाया, इस एरिया पे लगाया, इसको हम बोलते हैं बेटा टेंजेंशियल और शेयर सिट्रस। सर इसकी डेफिनेशन फिर से फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये सारे टाइप्स ऑफ सिट्रस हैं, सिट्रस की डेफिनेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। और एक टाइप है, उसको हम बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं? बल्क, या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, बल्क और वॉल्यूम, या बोलते हैं इसको हाइड्रोलिक सिट्रस। वो क्या है? जब हमने एक बैलून लिया या एक बॉक्स लिया, इसको जब हम यहां से प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। फोर्स जब हम लगाएंगे, इसको फोर्स लगा रहे हैं हम, लेकिन वॉल्यूम पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर है, यहां से भी लगा रहे हैं, ये एक स्फीयर पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, इसको बोलेंगे बल्क, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक सिट्रस। ये सारे थे टाइप्स ऑफ सिट्रस के। अब हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब स्ट्रेन को पढ़ते हैं। देखो बेटा, स्ट्रेन होता क्या है? अगर मेरे पास एक इलास्टिक बैंड था, इसको मैंने ऊपर किसी सरफेस के साथ ऐसे चिपका के रखा है, किसी रोप के साथ चिपका के रखा है, तो यहां से मैं इसको लगा रहा था डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो अब डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? हम सिट्रस बोलते हैं। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाने से इसकी जो लेंथ है, अगर ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, ये अब L नहीं रहेगी, इलास्टिक बैंड में ये चेंज हो जाएगी। सर कितनी चेंज? ये आप पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचेगी, इसकी लेंथ जो चेंज हुई वो हुई डेल L। सर व्हाट इज डेल L? डेल L इज चेंज इन लेंथ। सर व्हाट इज L? L इज इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है बेटा। अब देखो, अब अगर मेरे पास यही बैलून की मैं बात करूंगा, इसको मैं और हवा, एक बॉल को यहां से मैं और हवा लगाऊंगा, पहले इसका वॉल्यूम कितना था? सर V था, मैंने और हवा इसमें इंसर्ट की तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे टायर्स में होता है। तो कितना इंक्रीज हुआ? उसका नाम मैंने दिया डेल्टा V। V इज ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V इज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करेंगे, इस डिब्बे का या इस कॉपी का एरिया पहले इतना था, इस बैंड का, मैंने यहां से फोर्स लगाया तो ये इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा A, पहले था A, फिर चेंज हुआ डेल्टा A।
चाहे चेंज इन लेंथ होगी, चाहे चेंज इन एरिया होगी, चाहे चेंज इन वॉल्यूम होगी, चाहे चेंज इन शेप होगी, इन सब को हम बोलेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा, चाहे हमारा चेंज इन, अच्छे से देखना, चाहे हमारा चेंज इन एरिया होगा, चाहे हमारा चेंज इन साइज होगा, चाहे हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, इन तीनों को हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जब भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन कितनी होगी? विद रेस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जब भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगी विद रेस्पेक्ट टू, बोलो बेटा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसको हम बोलते हैं बेटा सिट्रेन। सिट्रेन हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सिट्रेन? सिट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिट्रेन। नोट डाउन फॉर्मूला फॉर सिट्रेन। अगर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ हुई, मैं लिखूंगा डेल एल अपॉन एल इज सिट्रेन। अगर चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया हुआ, मैं लिखूंगा दिस इज सिट्रेन। अगर चेंज इन वॉल्यूम डेल वी डिवाइडेड बाय वी, दैट इज बेटा सिट्रेन। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर एरिया नीचे एरिया, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, तो सिट्रेन कौन सी क्वांटिटी बनेगी? सिट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नोट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिट्रेन इज a dimensionless quantity. Citrine is dimensionless as well as unitless quantity. Unitless quantity, ये नोट कीजिए। अब देखिए बेटा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिट्रेन। टाइप्स ऑफ सिट्रेन, There are so many types of citrine, लेकिन हम mainly discuss करेंगे 3 types of citrine. First one is longitudinal citrine. Longitudinal citrine. Second one is, बोलो, shear citrine. Shear citrine. And third one is volumetric citrine या volume citrine. ये 3 है। अगर आपको कोई भी बोलेगा व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल सिट्रेन, तो हम बोलेंगे दिस इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन किसी भी चीज की चेंज नहीं होती। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? जब भी कहीं पे होगी, एक रस्सी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया, इसने चेंज की, इसकी लेंथ पहुंचा दी यहां तक, डेल्टा एल। जो ये चेंज इन लेंथ अगर कहीं पे होगी, अच्छे से देखना, अगर कहीं पे होगी व्हाट? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस। तो पहले हम वॉल्यूम पे आते हैं। अगर कहीं पे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक सिट्रेन। आया समझ में? अगर कहीं पे, जैसे मैंने एक डिब्बा समझाया था, उसको यहां से फोर्स लगाया था, उसकी ये जो चेंज हुई थी, उसकी शेयरिंग जो हुई थी, ये जो चेंज हुई थी, इसका थीटा चेंज होता है, यहाँ पे एंगल चेंज होता है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं शेयर सिट्रेन। थीटा किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मान लो x यहाँ पे और रेडियस मान लो इसकी लेंथ, तो ये थीटा होता है बराबर x अपॉन l। तो ये तीनों के तीनों हैं टाइप्स ऑफ सिट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल सिट्रेन का फार्मूला मुझे बताइए। लॉन्गिट्यूडनल सिट्रेन का फार्मूला बनेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, बिकॉज थीटा इज एंगल, दिस इज इक्वल टू रेडियस, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स अपॉन एल आएगा। और व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक? चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल वी अपॉन वी।
यहां तक हमने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, सिट्रस क्या होता है, सिट्रस के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपने नए लेक्चर में व्हाट इज हुक्स लॉ। सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिट्रस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, तो वो हम कल देखेंगे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्कस मॉडुलस क्या होता है, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कल के लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।